दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। आज हम बात अमेरिका ईरान युद्ध और उसके नतीजों की करेंगे। यह काम कोई सिविलाइजेशन ही कर सकती थी। 250 सालों की उम्र वाले एक देश का जब एक 5000 साल पुरानी सभ्यता से टकराव हुआ तो पता चल गया कि नए और पुराने में क्या अंतर होता है। जबकि पहला देश ताकत, तकनीकी, पैसा, संसाधन हर तरीके से मजबूत था। पिछले 75 सालों में वह एक ऐसा देश बन चुका था जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। आबादी हो या कि खेती, जनसंख्या हो या कि क्षेत्रफल, हर लिहाज से ईरान अमेरिका से बहुत पीछे है। लेकिन महज 9 करोड़ की आबादी वाला ईरान, जो पिछले 47 सालों से वैश्विक प्रतिबंध झेल रहा है, अमेरिका को हर मोर्चे पर मात दिया। वह रणनीति हो या कूटनीति, सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल हो या फिर जनता के जनमत का निर्माण, युद्ध की तैयारी हो या फिर दूसरे देशों को अपने साथ खड़ा करने की रणनीति, सब में वह अमेरिका से 2 कदम आगे रहा। जानकार तो यहां तक कहने लगे हैं कि अमेरिका के पास आधुनिक दौर के युद्ध की जरूरतों के हिसाब से कोई तैयारी नहीं थी। उसकी रणनीति और तकनीक 20वीं सदी के युद्धों के लायक थी, जबकि ईरान ने 21वीं सदी के हिसाब से युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अमेरिका ने भले ही देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में हमला किया हो, लेकिन अभी तक उसका ऐसा किसी दुश्मन से पाला नहीं पड़ा था जिसके पास इराक जैसे देश से लड़ने का 10 साल का अनुभव हो। अमेरिका के B-2 बम्बर हों या फिर टॉमहॉक हेलीकॉप्टर या फिर F-35 विमान, सब ईरान के आगे फेल हो गए। कहा जा रहा था कि अमेरिका के F-35 विमान को कोई रडार पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन ईरानियों ने न केवल उसे ट्रेस कर लिया बल्कि युद्ध के मैदान में आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी B-2 बम्बर अस्फहान के न्यूक्लियर बेस पर बमों की बारिश करते करते थक गए, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर सके। आईए का कहना है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित है और कहीं से कोई रेडिएशन का खतरा नहीं पैदा हुआ है। जबकि रेजिम चेंज के अलावा ट्रंप की सूची का यह दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था। लिहाजा ट्रंप ना रेजिम चेंज करा पाए और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर सके। आखिर में एक कोशिश उन्होंने पायलटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जरूर की, लेकिन उसमें भी उन्हें अपने 3 से लेकर 4 विमान और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े और कोई नतीजा नहीं निकला। अब्राहम लिंकन से लेकर जेरल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज बुश जैसे जिन बड़े बड़े विमान वाहक पोतों का दुनिया में हवा खड़ा किया जाता था, वो युद्ध में कोई भूमिका निभाने की जगह अमेरिका पर बोझ बन गए। अब्राहम लिंकन न केवल युद्ध मैदान से भागता फिरता रहा, बल्कि उसे ईरानी मिसाइलों से अपनी जान बचाने के लिए ओमान की पहाड़ियों के पीछे छुपना पड़ा। जेरल तो ईरानी मिसाइलों का शिकार होने के बाद घायल होकर लौट गया और जानकारों ने बताया है कि वह अब से 2 साल बाद ही काम करने की स्थिति में आएगा। ये उसकी स्थिति है। अमेरिका ने खाड़ी के तमाम देशों, अरब से लेकर कुवैत और बहरीन से लेकर जॉर्डन तक 14 से ज्यादा जो सैन्य अड्डे बनाए थे, वो किसी काम नहीं आए अमेरिका के। बारी बारी से सबको ईरान ने तबाह कर दिया। इसमें तैनात अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए संबंधित देशों के अलग अलग होटलों में शरण लेनी पड़ी। ईरान उनको भी चुन चुनकर निशाना बनाता रहा और उस दौरान आप देखे होंगे ईरान खाड़ी के तमाम देशों के होटलों को अपना निशाना बना रहा था। वो सैनिकों को ढूंढ रहा था जो अमेरिकी सैनिक है। दूसरी तरफ ईरान के पास संसाधनों की कमी थी। पिछले 47 सालों से प्रतिबंधों के चलते उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। ना तो उसके पास वायुसेना की पर्याप्त क्षमता थी और ना ही नेवी की उतनी बड़ी ताकत। हाँ, उसके पास एक तरह की मिसाइलों का भंडार जरूर था और जो था वह जनता से हासिल किया गया हौसला। उसके पास नेताओं की ऐसी कतार थी जो शहादत देने के लिए हमेशा तैयार थी और यही शहादत का जज्बा
और मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के हथियारों के संयुक्त जखीरे पर भारी पड़ गए। आलम यह था कि $20,000 में बनी शहेद मिसाइल अमेरिका की बड़ी बड़ी मिसाइलों और हथियारों के छक्के छुड़ा रही थी, जबकि उसी काम के लिए अमेरिका को अपने करोड़ों डॉलर के हथियार खर्च करने पड़ रहे थे, जिसका नतीजा यह रहा कि अमेरिकी प्रशासन ने कॉपी कर शहेद की तरह की मिसाइल बनाने के लिए बीच युद्ध में ही अपनी सेना को ऑर्डर दिया। यानी अमेरिका को कॉपी करनी पड़ी ईरान की मिसाइलों का, जबकि अमेरिका खुद को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तो अब समझता है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का अपने यहां जमावड़ा कर किसी भी आधुनिक खोज को सबसे पहले सामने लाने का दावा करता है। लेकिन ईरान ने बता दिया कि वह छुपा रुस्तम है, उसे किसी दूसरे देश से टेक्नोलॉजी आयात करने की जरूरत नहीं है। खुद उसके पुरुष और महिला वैज्ञानिक ही उनको बनाने के लिए काफी हैं। अनायास नहीं, 90 लाख की आबादी वाले तेहरान में 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान हैं। इनमें तो कई केवल विज्ञान और तकनीक के लिए बने हुए हैं। इनमें प्रमुख तौर पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम लिया जाता है। अमेरिका इजराइल ने अपने हमले में 30 से ज्यादा इन्हीं विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, इन्हीं को निशाना बनाया था। इस युद्ध में दुनिया को जो नायाब चीज देखने को मिली वह था नेताओं और जनता की शहादत का जज्बा। यह बिल्कुल साझा था। इस पूरे मामले में यह पक्ष इतना मजबूत था जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की रही होगी। ट्रंप और नेतन्याहू का तो कैलकुलेशन यह था कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को मारकर वह रेजिम चेंज के अपने प्राथमिक लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और फिर एक बार सत्ता अपने पक्ष में आई तो फिर जो चाहेंगे ईरान में वो वहां करवा लेंगे। इस तरह का एक लक्ष्य था उनके जेहन में, लेकिन शायद उन्हें शिया कौम में शहादत के जज्बे के बारे में नहीं पता था। खामनेई के शहीद होते ही बिखराव की बात तो दूर, पूरी जनता गोलबंद हो गई। युद्ध की शुरुआत और खामनेई के शहीद होने से पहले अगर जनता के किसी हिस्से में थोड़ा बहुत विक्षोभ भी रहा होगा तो उनकी शहादत के बाद वह सब कुछ खत्म हो गया और पूरी जनता ईरानी नेतृत्व के साथ एकजुट हो गई, जिसकी वानगी उस समय देखने को मिली जब आखिर में नेतृत्व ने सिविल ठिकानों पर अमेरिकी हमले को रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया। एक कॉल पर लाखों की तादाद में जनता सड़कों पर उतर आई और आने के साथ ही उन ठिकानों का ढाल बनाकर खड़ी हो गई। न उसे अपनी मौत का डर था और न ही आसमान से बरसते अमेरिकी मिसाइलों और गोलों का। सभी लोग बाखुशी शहादत देने के लिए तैयार थे। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। जो नाटो हर इस तरह के मौके पर उनके साथ साई की तरह रहता था, इस युद्ध में उसका एक भी सदस्य उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि ट्रंप ने बार बार उनसे अपील की और जब अंत में बुलाते बुलाते ट्रंप हार गए तो फिर कायर से लेके ना जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा। जिस ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान के खिलाफ युद्ध में न केवल नाटो देशों का साथ मिलेगा बल्कि खाड़ी में स्थित देश भी उसका साथ देंगे जिनके यहां उसके सैन्य अड्डे हैं, लेकिन उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि वह पूरे युद्ध में खुद को अकेले पाए। यहां तक कि जब ग्राउंड फोर्स उतारने का अमेरिका ने प्रस्ताव दिया तो इजराइल ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। खाड़ी देशों की स्थिति यह थी कि इन देशों के नेतृत्व की तमाम चाहत के बावजूद जनता के रुख ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अगर वो इस युद्ध में अमेरिका के पक्ष में और ईरान के खिलाफ उतरते, खुद उनकी जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाती और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ जाती। इस बात का एहसास उन्हें बहुत करीब से था और फिर धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ ही विश्व जनमत ट्रंप के खिलाफ होता गया। एक स्थिति ऐसी आई जब ट्रंप ने पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की चेतावनी दे डाली। इस बयान के आने के बाद पूरा अमेरिका ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया। क्या विपक्षी पार्टी के नेता, क्या बुद्धिजीवी और क्या युवा और क्या महिलाएं सब उनके खिलाफ आ गए। सभी ने एक सुर में ट्रंप को बर्खास्त कर नया राष्ट्रपति चुनने
की मांग शुरू कर दी और आखिर में ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए। इजरायल के नेतन्याहू की हालत तो यह हो गई कि सीज फायर के लिए उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी गई। वह इस कदर अप्रासंगिक हो गए। तो आप समझ सकते हैं जो दोनों मित्र थे किस तरह से एक दूसरे से अलग और चारों खाने चित्त पड़े। बहरहाल अब जब सीज फायर हो गया है और 10 तारीख से वार्ता शुरू होनी है, तो अभी लेबनान का एक मामला फंसा हुआ है जहां इजरायल लगातार हमले कर रहा है। वह जो है उसको सीज फायर के तौर पर नहीं देख रहा है, कह रहा लेबनान उस हिस्से से अलग है और ईरान इस पर अड़ा हुआ है कि वह सीज फायर का हिस्सा है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। लिहाजा देखना होगा 10 तारीख को क्या होता है। बहरहाल आपने पूरा जो है कार्यक्रम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जेहन में यह कार्यक्रम सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया आ रही है या आप किसी तरह की टिप्पणी करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। बहरहाल एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।